दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 22 जनवरी 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों ये स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में कोरोना संक्रमण को लेकर फिर से बैठक हुई। इसके अनुसार पुराने गाइडलाइन को 6 फरवरी तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इसके अनुसार अब बिहार में नाइट कर्फ्यू 6 फरवरी तक लागू रहेगा। इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करते हुए दी है। कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। वहीं जिम, मॉल और पार्क भी 6 फरवरी तक बंद रहेंगे। साथ ही पूरे शिक्षण संस्थान भी 6 फरवरी तक बंद रहेंगे। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट करते हुए कहा है कि कोविड की स्थिति की समीक्षा की गई है। कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए वर्तमान में लागू सभी प्रतिबंधों को 6 फरवरी 2022 तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि शादी में 50 लोग ही शामिल होंगे, लेकिन बारात और डीजे पर रोक रहेगी। साथ ही इसकी सूचना 3 दिन पहले स्थानीय थाने को देनी होगी। वहीं दाह संस्कार में भी 50 लोग शामिल हो सकते हैं। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें 8 बजे तक ही खुली रहेगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि छपरा में शराब पीने से होने वाले मौतों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। जहां अमनौर बाजार में फिर से 2 लोगों की मौत हुई है। जहां अब तक 15 लोगों के मौत की खबर सामने आ रही है और 5 लोगों के आंख की रोशनी चली गई है। इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जिला प्रशासन ने शराब फैक्ट्री पर छापेमारी की है। वहीं इसके अलावा मंगलवार को मकेर के 2 और अमनौर के 1 व्यक्ति, जबकि बुधवार को अमनेर के 2 और सीवान के 1 व्यक्ति की भी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है, या यूं कहें कि शराब पीने से मौत हुई है। आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले ही नालंदा में शराब पीने से दर्जनों लोगों की जान चली गई थी, लेकिन फिर से अब वही स्थिति दोहराई गई है। फर्क सिर्फ इतना है कि यह घटना नालंदा की नहीं बल्कि सारण की है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में पथ निर्माण विभाग लगातार नई योजनाएं सामने ला रहे हैं, जिससे प्रदेश के यानी कि बिहार के लोगों के लिए यातायात की व्यवस्था सुगम की जा सके। इसी क्रम में बिहार के विभिन्न प्रमुख शहरों में रिंग रोड बनाए जाने का प्रस्ताव है। अभी केवल बिहार की राजधानी पटना में ही रिंग रोड का निर्माण हो रहा है, लेकिन राजधानी की तरह बिहार के अन्य प्रमुख शहरों में रिंग रोड बनाने के लिए पिछले दिनों पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने केंद्र सड़क एवं राजमार्ग परिवहन मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। अब खबर यह है कि 5 शहरों में से राज्य के यानी कि बिहार के 3 शहरों का नाम फाइनल हो चुका है। ये 3 शहर है गया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर। बाकी शहरों में भोजपुर, कटिहार, बेगूसराय, छपरा, दरभंगा पर विचार चल रहा है, यानी कि इन जिलों में भी रिंग रोड बनाने पर विचार किया जा रहा है। जब पथ निर्माण विभाग के इस प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। मिली जानकारी के अनुसार शहरों के चयन की प्रक्रिया चल रही है। सर्वे सहित अन्य बुनियादों का काम पथ निर्माण विभाग केंद्र सरकार को प्रस्ताव सौंपेंगी ताकि रिंग रोड का निर्माण हो सके। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को ब्रह्म कुमारी संस्था के द्वारा आयोजित आजादी के अमृत महोत्सव के स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दे रहे थे। इसी दौरान उनकी जबान लड़खड़ा गई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेताओं के साथ आम ट्विटर यूजर भी उनके इस वीडियो पर चुटकी ले रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संबोधन के दौरान कहा है कि हाल के आंकड़ों से पता चलता है कि बेटी पढ़ाओ अभियान की सफलता के बाद सालों बाद देश में स्त्री और पुरुष का अनुपात भी बढ़िया हुआ है। इसी दौरान उनकी जबान लड़खड़ा गई और वह कुछ और ही कह बैठे। आप भी आगे पीएम मोदी की इस वीडियो को देख सकते हैं। हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान इसकी दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश सरकार शराबबंदी कानून में बदलाव करने जा रही है। बहुत जल्द इसको लेकर स्वीकृति मिल सकती है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई बात नहीं की गई है। इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट की माने तो नीतीश सरकार बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद शुल्क अधिनियम 2016 में संशोधन के लिए एक मसौदा तैयार किया है। इसके तहत बिहार में शराब पीने वालों को अब जेल नहीं भेजा जाएगा, बल्कि उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक जिस गाड़ी में शराब पकड़ी गई है
उसे जब्त नहीं किया जाएगा तथा जुर्माना वसूलने के बाद उसे छोड़ दिया जाएगा। हालांकि अवैध तरीके से शराब बनाने, बेचने या फिर वितरित करने वालों पर कानून के मुताबिक सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दूं कि बिहार में शराबबंदी को लागू करने के सरकार के तरीके की जमकर आलोचना हो रही है। साथ ही साथ कोर्ट में शराब से संबंधित मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। यहां तक कि भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी इसे दूरदर्शिता की कमी बताया है। इसी को देखते हुए सरकार शराबबंदी कानून में बदलाव करने पर विचार कर रही है। तो आपका शराबबंदी कानून पर क्या विचार है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके केडीबी लाइव को जरूर बताइए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में भिखारियों को स्वरोजगार योजना से जोड़ने की तैयारी चल रही है। इसके लिए समाज कल्याण और पर्यटन विभाग बिहार के सभी जिलों में विशेष अभियान चलाएगा। खबर के अनुसार मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सभी जिलों के डीएम की निगरानी में भिखारियों को रेस्क्यू किया जाएगा। साथ ही साथ उन्हें जागरूक किया जाएगा तथा भिक्षावृत्ति से जुड़े लोगों को कौशल प्रशिक्षण भी दिए जाएंगे। आपको बता दो कि बिहार में भिक्षावृत्ति को खत्म करने के लिए भिखारियों को रोजगार दिए जाएंगे और सभी को तुरंत आधार से जोड़ा जाएगा। इसको लेकर सभी जिले के जिलाधिकारियों को समाज कल्याण विभाग के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। जी हाँ, इतना ही नहीं, बिहार के सभी जिलों में भिक्षावृत्ति करने वाले लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राशि भी दी जाएगी ताकि वे खुद का रोजगार कर सके। इसको लेकर जुलाई 2022 तक बिहार के सभी जिलों में विशेष अभियान चलाया जाएगा और इन सभी लोगों का डेटा तैयार किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना में मेट्रो का काम तेजी के साथ चल रहा है। जहां पटना के कई इलाकों में मेट्रो के लिए खुदाई और पिलर बनाने का कार्य किया जा रहा है। जहां अगले 2 साल के अंदर पटना मेट्रो पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। खबर के अनुसार पटना मेट्रो में 6 जगहों पर अंडरग्राउंड स्टेशन बनाए जाएंगे। इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। जहां पटना के राजेंद्र नगर, मोइनुल हक स्टेडियम, पटना विश्वविद्यालय, पीएमसीएच, गांधी मैदान और आकाशवाणी में अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन होंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार बोर्ड से 10वीं 12वीं की परीक्षा देने वाले लोगों के लिए राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना महामारी को देखते हुए बिहार बोर्ड ने कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी कर दी है, जिसका पालन सभी लोगों को अनिवार्य रूप से करना ही होगा। यह खबर के अनुसार 10वीं 12वीं की परीक्षा में शामिल होने वाले सभी छात्र छात्राओं के लिए कोरोना वैक्सीन लगाना अनिवार्य किया गया है। ये तो शायद आपको मालूम भी होगा क्योंकि ये फरमान बहुत पहले लागू हो चुका है। साथ ही साथ इन परीक्षा में शामिल होने वाले सभी परीक्षार्थियों को कोविड-19 की गाइडलाइंस का पूरा पालन करना होगा। जब प्रत्येक पाली की परीक्षा प्रारंभ होने से पहले यानी कि शुरू होने से पहले परीक्षा कक्षाओं को सैनिटाइज किया जाएगा। जब परीक्षा केंद्र पर सभी को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए परीक्षार्थियों को आपसी सामाजिक दूरी के अनुसार बैठकर परीक्षा लिया जाएगा। परीक्षा में संग्रहण पदाधिकारियों को समय समय पर अपने हाथों को सैनिटाइज करना होगा। जब प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर हैंड वॉश, साबुन के साथ ही सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी। आपको बता दो कि खांसते या फिर छींकते समय मुंह पर रुमाल रखना अनिवार्य होगा। तो अगर आप भी इस बार 10वीं या फिर 12वीं का एग्जाम देने जाएंगे तो फिर आप इन बातों का जरूर ख्याल रखें, नहीं तो फिर बाद में आपको भारी पछताना पड़ सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना, मुंगेर, बक्सर, पूर्णिया सहित बिहार के सभी जिले के लोग अब फ्री में डॉक्टरों की सलाह ले सकते हैं। इसके लिए पटना में एक विशेष सुविधा शुरू की गई है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के इस दौर में किसी भी व्यक्ति को अस्पताल जाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए बिहेटा के ईएसआईसी अस्पताल प्रबंधन की ओर से ई संजीवनी ओपीडी सेवा शुरू की गई है। खबर के अनुसार ई संजीवनी ओपीडी सेवा के तहत आप घर बैठ के ही डॉक्टरों से सलाह ले सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी बीमारी है तो आप स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात कर सकते हैं। इसके लिए आपको अस्पताल जाने की भी कोई जरूरत नहीं होगी। इसके लिए आपको गूगल में जाकर के संजीवनी.in वेबसाइट पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद आप संजीवनी वेबसाइट पर मोबाइल नंबर और पासवर्ड में टोकन नंबर डालकर लॉगिन करना होगा। फिर आप डॉक्टरों से वीडियो कॉल के द्वारा लगभग 10 से 15 मिनट तक सलाह ले सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि इंटर की परीक्षा देने वाले छात्रों को इस ठंड में भी चप्पल या फिर सैंडल पहनकर आना होगा। जब बोर्ड ने जारी किए गए एडमिट कार्ड में स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि परीक्षा भवन में जूता मोजा पहनकर आना वर्जित है, अलाउ नहीं है। जूता पहनकर आने पर परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी।
यानी कि इंटर ही नहीं मिलेगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर की बोर्ड परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। 1 फरवरी से परीक्षा शुरू होगी। यह बोर्ड ने इसके लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। स्कूलों और कॉलेजों ने एडमिट कार्ड परीक्षार्थियों को बांटना शुरू कर दिया है। एडमिट कार्ड में निर्देश प्रकार परीक्षार्थी ये सोचकर परेशान हो रहे हैं कि इस कड़ाके की ठंड में आखिर वे परीक्षा देने केंद्र तक कैसे जाएंगे। 3 घंटे तक परीक्षा भवन में ठंड कैसे बर्दाश्त करेंगे। जब परीक्षार्थियों का कहना है कि ठंड से तबीयत खराब होगी तो फिर परीक्षा छूटेगी और 1 साल बर्बाद भी हो सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि भारतमाला परियोजना के दूसरे फेज के तहत बिहार को एक नया एक्सप्रेस वे मिलने वाला है। जी हाँ, ये वाराणसी से बिहार के कैमूर और रोहतास जिले से रांची होकर के कोलकाता तक जाएगा। जहाँ इसकी लंबाई करीब 600 किलोमीटर होगी। इसके बनने से वाराणसी से कोलकाता तक का सफर करीब 6 से 6.5 घंटे में तय किया जाएगा। फिलहाल इस सफर में करीब 12 से 13 घंटे लगते हैं। जहाँ इस एक्सप्रेस वे का पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जुड़ा होने के कारण कोलकाता से दिल्ली का सफर भी आसान हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में ठंड लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसको देखते हुए सरकार की तरफ से हर पंचायत में गरीब लोगों के लिए कंबल बांटने का फैसला लिया गया है। लेकिन यह कंबल वितरण अब विवाद में पड़ गया है और इसका कारण है बांटे जा रहे कंबलों की संख्या। बात करें किशनगंज जिला की, तो किशनगंज जिला प्रशासन द्वारा कोचाधावन प्रखंड के प्रत्येक पंचायत के लिए 4-4 कंबल दिया जा रहा है। अब एक पंचायत में इतनी कम संख्या में कंबल बांटे जाने के फैसले पर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। लाजमी ये सवाल खड़े किए जाने का स्थानीय विधायक इजहार अस्पी ने, यानी कि कोचाधावन के जो विधायक है इजहार अस्पी ने कहा है कि सरकार पंचायतों में 4 कंबल देकर के गरीब जनता को अपमानित कर रही है, इसे बंद किया जाना चाहिए। दरअसल किशनगंज जिला के कोचाधावन प्रखंड में प्रशासन की तरफ से हर पंचायत में गरीबों को बांटने के लिए कंबल उपलब्ध कराए गए हैं। ब्लॉक के अंतर्गत कुल 24 पंचायतें आते हैं। जहां प्रखंड के बीडीओ ने बताया है कि कुल 96 कंबल उपलब्ध कराए गए हैं पूरे ब्लॉक में। जिसका अनुपात निकाला जाए तो फिर हर पंचायत पर 4-4 कंबल ही उपलब्ध हो पाए हैं। वहीं एक पंचायत में 4 कंबल देने की बात पर सरकार की फजीहत उड़ रही है। जब वहीं कोचाधावन के विधायक इजहार अस्पी ने कहा है कि सरकार पंचायतों में 4 कंबल देकर के गरीब जनता की बेइज्जती ही कर रही है। पूरे पंचायत में 4 कंबल से क्या होने वाला है, यहां तो 400 कंबल भी कम पड़ जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि सीमांचल, मिथिलांचल, पटना, बेगूसराय, गोपालगंज, समस्तीपुर सहित देश भर के लोग अब ऑनलाइन के द्वारा बिहार सरकार के वेबसाइट से अपने जमीन का रसीद निकाल सकते हैं। साथ ही साथ अपने जमीन का लगान भी ऑनलाइन के द्वारा ही जमा कर सकते हैं। आपको बता दूं कि बिहार में जमीन रसीद निकालने की प्रक्रिया को ऑफलाइन के साथ ही ऑनलाइन भी कर दिया है। ऑफलाइन रसीद निकालने के लिए आपको अंचल कार्यालय में जाना होगा, लेकिन ऑनलाइन रसीद आप मोबाइल या फिर लैपटॉप के द्वारा घर बैठे ही निकाल सकते हैं। खबर के अनुसार जमीन का रसीद जमीन के टैक्स जमा करने के बाद दी जाती है। इस रसीद के द्वारा आप कृषि से संबंधित कई तरह की योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ नया बिजली कनेक्शन लेने के लिए भी रसीद की जरूरत पड़ती है। बिहार में जमीन का रसीद निकालने के लिए आपको राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, वहीं से आप जमीन का रसीद निकाल सकते हैं। और यह वेबसाइट आपको केडीबी लैब की ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा। केडीबी लैब की ऑफिशियल वेबसाइट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर क्लिक करेंगे तो आप बिहार भूमि की वेबसाइट पर चले जाएंगे, वहीं से आप अपने जमीन का रसीद निकाल सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में विधायक जी को सस्ती शराब चाहिए और इसके लिए उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से सस्ती शराब का इंतजाम करने की मांग की है। जब सस्ती और ओरिजिनल शराब उपलब्ध कराने की मांग करने वाले विधायक जी का नाम डॉक्टर सत्येंद्र यादव है और ये सारण के जलालपुर के CPI-ML के विधायक हैं। जब विधायक जी ने सस्ती शराब की मांग उसी विधानसभा परिसर में की है जहां उन्होंने कुछ दिन पहले ही विधानसभा के अंदर पूर्ण शराबबंदी की शपथ ली थी। दरअसल बिहार के सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के बाद सारण जिले में बड़ी संख्या में जहरीली शराब से मौत का मामला सामने आया है। करीब 15 लोगों की मौत हो गई है 2 दिन के अंदर। इस मामले में मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए CPI-ML के विधायक डॉक्टर सत्येंद्र यादव ने कहा है कि बिहार में जहरीली शराब से आए दिन लोग मर रहे हैं। नालंदा में कई लोगों की जान चली गई है, इधर सारण में भी कई लोगों की जान चली गई है। माननीय सीएम नीतीश कुमार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन शराबबंदी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको मुख्यमंत्री जी तोड़ नहीं पा रहे हैं। इसकी वजह से लोग जहरीली शराब पी रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं सरकार फेल है। मेरी जहां तक समझ है नीतीश कुमार जी को दूसरे राज्यों से सीखना चाहिए और शराबबंदी के बजाय बिहार के लोगों को सस्ती और बेहतर शराब मिले, इसका इंतजाम उन्हें करना चाहिए।
दोस्तों बात करते हैं कि बुल्लीबाई ऐप केस में मुंबई की साइबर पुलिस ने एक और युवक को गिरफ्तार किया है। गुरुवार को इस युवक को ओडिशा से साइबर पुलिस ने पकड़ा है। जब पकड़े गए युवक का नाम नीरज कुमार सिंह बताया जा रहा है। वह MBA का छात्र है। जब पुलिस ने जानकारी दी है कि नीरज को जांच में मदद के लिए मुंबई लाया गया है। पुलिस के मुताबिक नीरज सिंह कथित तौर पर ऐप की योजना और उसे बनाने में शामिल था। दोस्तों बात करते हैं कि अब समस्तीपुर जिले में सेब और रजनीगंधा का उत्पादन होगा। जहां उद्यान निदेशालय द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तहत समस्तीपुर जिले का चयन किया है। जहां आवेदक को पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर ही प्राथमिकता दी जाएगी। इच्छुक किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जहां समस्तीपुर जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत रजनीगंधा की खेती 5 हेक्टेयर और सेब की खेती 1 हेक्टेयर में करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। किसानों को वास्तविक लागत मूल्य का 50% अधिकतम 92,500 रुपये सहायता अनुदान किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों की मदद पर राज्य सरकारों को न्यायालय की हिदायत के बाद इस दिशा में चल रहे कार्यों को फिर से एक बार नए सिरे से देखा जा रहा है। जब बिहार सरकार ने अपनी ओर से पहल करते हुए केंद्र सरकार से पहले इस दिशा में अपनी योजना शुरू कर दी थी। समाज कल्याण विभाग की देखरेख में संचालित होने वाली इस योजना के तहत अब तक 61 बच्चों को यानी कि 61 बच्चों को सहायता मिल रही है। जब कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को बिहार सरकार ने पहले परवरिश योजना के तहत प्रति माह 1,000 रुपए देने का फैसला किया था। बाद में तय हुआ है कि राज्य योजना से इस बच्चों के प्रति माह 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए समाज कल्याण विभाग ने सभी जिलों में स्थित अपने विभाग के अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। दोस्तों बिहार के गया जिला से बड़ी खबर सामने आ रही है। जब बिहार के गया जिले के मोहरा प्रखंड के मालती गांव में दम घुटने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है। जब मिल रही जानकारी के अनुसार मालती गांव निवासी 35 वर्षीय विभा देवी, पुत्र 10 वर्षीय सिमरन कुमारी, पुत्र 8 वर्षीय आर्यन कुमार एवं पुत्री 4 वर्षीय अंकिता कुमारी की मौत हो गई है। जब ग्रामीणों के अनुसार चारों की मौत दम घुटने की वजह से हुई है। ठंड से बचने के लिए सभी लोग रात में कमरे में बोरसी जला करके सोए हुए थे। बोरसी से उठने वाले धुएं से दम घुटने के कारण चारों की मौत हो गई। यह घटना को लेकर पूरे गांव में मातम का माहौल है। शुक्रवार को अहले सुबह जब काफी देर तक घर का दरवाजा नहीं खोला तो फिर ग्रामीणों को शक हुआ, जिसके बाद लोगों ने जबरन दरवाजा खोला तो पाया कि चारों की मौत हो चुकी थी। जब ग्रामीणों द्वारा घटना की जानकारी स्थानीय थाना को दी गई। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। दोस्तों अब बात करते हैं कि कोरोना महामारी की सबसे ज्यादा मार छोटे उद्योग धंधे और फिर दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ी है। अब धीरे धीरे उद्योग धंधे फिर से शुरू हो रहे हैं। देश में अब भी बड़े पैमाने पर ऐसे लोग हैं जो रेहड़ी पटरी या फिर खोमचा लगा करके अपने परिवार का गुजारा करते थे, लेकिन उनका कारोबार शुरू नहीं हो पाया है। ऐसे लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार सीधे आपके खाते में 10,000 रुपए भेजेगी। यानी कि अगर आप रेहड़ी पटरी या फिर खोमचा लगा करके गुजारा करते हैं तो फिर आपको सरकार के द्वारा 10,000 रुपए दिए जाएंगे। जब देश के गरीबों और फिर आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए केंद्र सरकार की मोदी सरकार ने कई तरह की योजनाओं की शुरुआत की है। इनमें PM स्वनिधि योजना है। इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाती है। अगर आप इस लोन को समय से वापस कर लेते हैं तो फिर सब्सिडी भी दी जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर आधार से लिंक करना अनिवार्य रूप से होगा। ये लोन उन्हीं को मिलेगा जो 24 मार्च 2022 या फिर उससे पहले मोबाइल नंबर को आधार से लिंक कर लेंगे। योजना की अवधि मार्च 2022 तक ही है, इसलिए जल्द ही प्रक्रिया पूरी कर लें। इस लोन के ब्याज पर सब्सिडी मिलती है और कम अकाउंट में तिमाही आधार पर ट्रांजैक्शन हो जाती है। इस स्कीम के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को 1 साल के लिए 10,000 रुपए तक का लोन बिना किसी गारंटी के साथ दिया जाता है। इसमें लोन का भुगतान मासिक आधार पर कर सकते हैं। दोस्तों अब स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था के सबसे निचले स्तर पर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना महामारी के नियंत्रण में लगे स्वास्थ्य कर्मियों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा। जब स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य उपकेंद्र सह हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर नियोजित स्वास्थ्य कर्मियों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान करने की मंजूरी दे दी है। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय कुमार सिंह ने सभी जिलों के सिविल सर्जनों को निर्देश जारी करके इन केंद्र पर तैनात कर्मियों को प्रोत्साहन राशि देने का निर्देश दे दिया है। इन स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या 50,000 से भी अधिक है। इनको पूर्ण प्रोत्साहन राशि का भुगतान होगा।
दोस्तों बात करते हैं कि पुरानी कहावत है कि लालच बुरी बला है, और ये कहावत कई बार हकीकत भी होती है। जी हाँ, हकीकत होती दिख जाती है। जब झारखंड के गरवा में यह कहावत चरितार्थ हुई है, यानी कि हकीकत हो गई है। जब यहाँ एक दुकानदार 11 लाख देकर के 40 लाख रातों रात कमाना चाहता था, और इस लोभ में उसका जीवन भर की गाड़ी कमाई 11 लाख हाथ से चला गया। ठगों ने 40 लाख रुपए का कागज का नकली नोट देकर के 11 लाख कैश लेकर चलता बना, और अब दुकानदार अपनी सिर पीट रहा है। पल भर में अपनी राशि यानी कि 11 लाख का 4 गुना करवाने के लोभ में फंसे दुकानदार का नाम दशरथ राम है, और वे झारखंड के गरवा सदर थाना क्षेत्र के गरवा तेड़ी हरैया गांव के निवासी हैं। उन्हें पटना के एक माइक्रो फाइनेंशियल कंपनी नाम पर 2 युवक ने 11 लाख का चूना लगाया है। दरअसल कहानी दशरथ के पास इन दिनों ने फोन पर बताया है कि 11 लाख लगाएंगे तो हम उन्हें कंपनी से 40 लाख रुपए का फाइनेंस कर देंगे, और ये 11 लाख खाते में देना है। इस पर दशरथ राजी हो गया और हामी भर दी। जब कंपनी के लोग एक चमचमाती कार से गरवा आए और फिर दुकान का वेरिफिकेशन किए, जिसके 2 घंटे बाद कंपनी के लोगों ने दशरथ को फोन किया कि 40 लाख कैश ले लो और 11 लाख तुम हमें दे दो। भरी मार्केट में दशरथ ने 40 लाख का बंडल लेकर 11 लाख कैश कंपनी के लोगों को दे दिया। जब दशरथ 40 लाख लेकर के चुपचाप घर आ गया और बंडल खोलकर पैसे मिलाने लगा, तो फिर उसके होश उड़ गए, क्योंकि बंडल के नोट के बदले सिर्फ और सिर्फ कागज हाथ लगा। बस उसके बाद ये गश्त खाकर के वहीं पर गिर पड़े। जब होश आने के बाद इसकी शिकायत थाना पहुंचकर की। इस संबंध में थाना प्रभारी ने कहा है कि वरिष्ठ अधिकारियों से विचार विमर्श करके इस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम विश्व के लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट में सबसे ऊपर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 71% की रेटिंग के साथ विश्व के नेताओं के बीच ग्लोबल रेटिंग में सबसे ऊंचे पायदान पर है। दुनिया के 13 नेताओं की लिस्ट में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 6 नंबर पर 43% रेटिंग के साथ है। इसके बाद कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो का नाम है, इन्हें भी 43% रेटिंग मिली है, और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिस को 41% रेटिंग दी गई है। आपको बता दें कि 2021 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम दुनिया के लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट में शामिल था। दोस्तों बात करते हैं कि पिछले कुछ सालों में बैंकिंग सेक्टर में बहुत तेजी से बदलाव आए हैं। ऐसे में एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का प्रयोग बहुत तेजी से बढ़ा है। कोरोना महामारी के बाद से देश में सबसे ज्यादा उछाल देखी गई है। डिजिटलाइजेशन के इस दौर में हर कोई ऑनलाइन पेमेंट करना पसंद कर रहा है। ऐसे में डेबिट कार्ड का प्रयोग पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ा है। इसके जरिए कैश निकालने के साथ साथ पॉस मशीनों का पेमेंट भी आसानी से हो जाता है। वहीं आजकल लोग इन कार्ड का इस्तेमाल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन शॉपिंग, बिल पेमेंट आदि चीजों के लिए खूब कर रहे हैं। लेकिन डेबिट कार्ड के बढ़ते प्रयोग के साथ साथ इससे जुड़े फ्रॉड में भी बहुत बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि डेबिट कार्ड ग्राहकों की सेफ्टी के लिए ऑथेंटिकेशन प्रोसेस के साथ आते हैं, लेकिन जालसाजों ने ग्राहकों के कार्ड और फिर जरूरी जानकारी मिलने के कई तरीके के रास्ते खोजे हैं। इसलिए किसी तरीके के पेमेंट और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते वक्त आप बहुत ज्यादा सतर्क रहें। अभी हम आपको डेबिट कार्ड यूज करते समय कुछ टिप्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे आप जरूर फॉलो करें। इससे आपके पैसे सेफ रहेंगे, बचेंगे और आप चिंता मुक्त होकर डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं। डेबिट कार्ड यूज करने के लिए हमें जिन चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है वे 2 चीजें हैं। पहला CVV नंबर और दूसरा पिन नंबर। इन 2 चीजों के बिना आप डेबिट कार्ड से पेमेंट नहीं कर सकते हैं, ये आपको भी पता है। लेकिन आप इस बात का ख्याल रखें कि अगर किसी तरह के कॉल पर आपसे कोई पिन मांग रहा है या फिर CVV नंबर मांग रहा है तो ये नंबर कभी भी शेयर ना करें, कभी भी ना दें। बैंक आपसे किसी तरह की सर्विस पर पिन नंबर नहीं मांगता है। इसके साथ ही कार्ड CVV नंबर भी बहुत जरूरी है। इसका इस्तेमाल कार्ड के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में किया जाता है। इसलिए किसी भी हालात में किसी भी तरह के ये 2 नंबर कभी भी शेयर ना करें। दोस्तों अब बात करते हैं कि कई बार लोगों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। ऐसे में लोग मदद के लिए बैंक से लोन ले लेते हैं। लेकिन अगर आपको अचानक अधिक पैसे की जरूरत होती है तो फिर ऐसे में आपका लोन का विकल्प भी बेकार साबित होता है। ऐसी परिस्थिति में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बैंकों की तरफ से मिलने वाली ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ ले सकते हैं, उठा सकते हैं। दरअसल ओवरड्राफ्ट सुविधा बैंकों में खाते रखने वालों के लिए लोन के जैसे ही होता है। इसमें आपको जरूरत पड़ने पर पैसा मिल सकता है। वही पैसा लौटाते समय आपको पूरी रकम किस्तों में नहीं बल्कि इकट्ठा देनी होती है। खास बात यह है कि बैंक अपने खाताधारकों को बिना सिक्योरिटी या फिर गारंटी के ओवरड्राफ्ट की सुविधा देते हैं। हालांकि कई मामलों में यह सर्विस सिक्योरिटी या फिर गारंटी के साथ भी दी जाती है। वहीं इसकी लिमिट सभी बैंकों के नियमों के अनुसार अलग अलग हो सकती है।
दोस्तों बात करते हैं कि केंद्र सरकार ने कोरोना प्रबंधन के लिए 18 साल से कम उम्र के किशोरों और बच्चों के लिए संशोधित विस्तार से दिशा निर्देश जारी किया है। सरकार ने कहा है कि 5 साल या फिर उससे कम उम्र के बच्चों को मास्क नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा 18 साल से कम उम्र के बच्चों को एंटीवायरल या फिर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी नहीं दिया जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने संशोधित गाइडलाइंस में कहा है कि 6 से 11 साल के बच्चे अपने अभिभावकों की देखरेख में जरूरत के मुताबिक मास्क पहन सकते हैं, हालांकि उसे सुरक्षित और फिर उचित तरीके से ही पहनाया जाना चाहिए। वहीं 12 साल या फिर उससे ज्यादा उम्र के बच्चे ही मास्क पहन सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि शिवहर जिले में नील गायों ने कोहराम मचा रहा है। जहां रात के अंधेरे में ही नहीं बल्कि दिन के उजाले में भी नील गाय न केवल फसल चट कर रहा है बल्कि लोगों पर हमले भी कर रहे हैं। वन एवं पर्यावरण मंत्री के आदेश के बावजूद भी जिले में ना तो नील गायों को पकड़ने का अभियान शुरू हो सका है और न ही नसबंदी का ही। जहां नील गाय के अलावा जंगली सुअरों ने इलाके में आतंक मचा रखा है। नील गायों का दल जहाँ फसलों को चट कर रहा है वहीं जंगली सुअर फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। इस दौरान नील गायों और फिर जंगली सुअरों का इंसानों पर भी हमला जारी है। जब पिछले 1 साल में नील गाय और जंगली सुअर के हमले में 9 लोगों की मौत हुई है। जंगली सुअर से फसलों के बचाव के लिए खेतों में लाए गए विद्युत तार के संपर्क में आने से 7 लोगों की मौत हुई है, जहां वहीं दर्जनों जख्मी हुए हैं। नील गायों के हमले में भी दर्जनों लोग जख्मी हुए हैं। एक अनुमान के तहत जिले में हर साल जंगली पशु 1 करोड़ की फसलों को बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बिजली कंपनी की ओर से लगाए जा रहे स्मार्ट प्रीपेड इलेक्ट्रॉनिक मीटर की शिकायतें पटना हाईकोर्ट तक पहुंच गई है और उपभोक्ताओं का दावा है कि इन मीटरों से बिजली का बिल अधिक आता है। वहीं कंपनी ने ऐसी किसी भी गड़बड़ी से साफ तौर पर इनकार किया है। पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार को अपने एक फैसले में बिहार सरकार के ऊर्जा विभाग और नॉर्थ और साउथ बिहार विद्युत वितरण कंपनियों को निर्देश दिया है कि 3 सप्ताह के अंदर पूरे राज्य में विद्युत उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए फोरम स्थापित करें। जहां मुख्य न्यायाधीश संजय करोल एवं न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ ने बिहार में इलेक्ट्रॉनिक मीटर की जांच कराने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है। बिजली कंपनी का दावा है कि इलेक्ट्रिक मीटर से तेज स्मार्ट प्रीपेड मीटर नहीं चलता है। पटना विद्युत आपूर्ति इकाई के महाप्रबंधक दिलीप कुमार सिंह ने कहा है कि लोगों को अगर भ्रम है तो फिर वो पटना आपूर्ति प्रमंडलों के कार्यालय में आकर के देख सकते हैं। इस कार्यालय में समानांतर दोनों मीटर लगाए गए हैं। जब पटना विद्युत आपूर्ति प्रतिष्ठान के सभी 13 आपूर्ति प्रमंडलों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा दिए गए हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि एक अपराधी सिर्फ अपराधी ही होता है, फिर चाहे वह आपका अपना बेटा ही क्यों ना हो, उसे सजा दिलाना ही सही न्याय है। गुरुवार को पटना सिविल कोर्ट में एक ऐसा ही फैसला सुनाया गया है, जहां एक मां बाप के सामने उनका बड़ा बेटा हत्या के आरोपी के रूप में सामने खड़ा था। यह हत्या का आरोपी भी किसी और का नहीं बल्कि अपने मंझले भाई का था, जिसमें माँ बाप की गवाही पर बड़े बेटे को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। यह मामला 2014 का है, जब पटना जिला के गोपालपुर थाना क्षेत्र में स्थित समदनीपुर गांव निवासी बुटन प्रसाद ने छोटे भाई विनय के सिर पर 19 नवंबर 2014 को लाठी से वार किया था। बुरी तरीके से जख्मी विनय की मौत के बाद मृतक और हत्यारोपी के पिता हृदय राम के बयान पर दर्ज की गई थी। इसके अलावा मृतक की पत्नी और छोटे भाई समेत 9 गवाह बने। जो बड़ा बेटा पिता की चिता को आग देता है, उस बड़े बेटे को उम्र कैद की सजा दिलाने में पिता की गवाही महत्वपूर्ण रही है। हृदय राम ने अपने बयान में कहा था कि वे सरकारी नौकरी में थे, रिटायरमेंट के बाद मिले रुपये घर की जरूरतों में खर्च कर दिया था। बड़ा बेटा बुटन हमेशा रुपए की मांग किया करता था और नहीं देने पर मारपीट करता था। मारपीट में वे बड़ा छोटा कुछ भी नहीं देखता था और न ही मारते समय चोट का अंदाजा करता था। हत्या के 7 साल 2 महीने के बाद आखिर हत्यारे को उम्र कैद की सजा सुनाई। पटना सिविल कोर्ट के अपर जिला जज सुनील कुमार सिंह की अदालत ने छोटे भाई विनय कुमार की हत्यारोपी बड़े भाई बुटन प्रसाद को उम्र कैद की सजा के साथ 20,000 रुपए का जुर्माना भी किया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में अगले महीने विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव को लेकर यूपी की पार्टियां जोर शोर से तैयारी में लगी हुई है। नामांकन का दौर चल रहा है, वहीं पार्टी नेता एक दूसरे पर हमलावर दिख रहे हैं। इधर पड़ोसी राज्य में जारी सियासी गहमागहमी की तपिश बिहार तक पहुंचने लगी है। यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का साथ देने का ऐलान कर चुकी आरजेडी प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरती हुई दिख रही है। जहाँ वहीं अब तेजस्वी यादव द्वारा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के पक्ष में वर्चुअल रैली की भी बात सामने आ रही है। बिहार की राजधानी पटना की गलियों में शुक्रवार को कुछ पोस्टर देखे गए, जिनमें से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और फिर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की रैली की बात कही गई है। यह समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष धर्मवीर यादव की ओर से लगाए गए पोस्टर के अनुसार 26 जनवरी को अखिलेश यादव और फिर तेजस्वी यादव वर्चुअल रैली करेंगे और जनता से यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए अपील करेंगे।
दोस्तों, बात करते हैं कि आपने अपने नज़दीकी मेडिकल स्टोर या फिर किसी ऑनलाइन पोर्टल से जो दवाई खरीदते हैं वे असली है या नकली, इसकी पहचान करना फिलहाल एक मुश्किल भरा काम है। हालांकि अब असली नकली दवाओं की पहचान करना आसान होने जा रहा है। जब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने नकली दवाओं पर रोक लगाने के लिए एक सख्त कदम उठाया है। सरकार ने दवाओं को बनाने में इस्तेमाल होने वाले एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंटीग्रेट्स पर QR कोड लगाना अनिवार्य कर दिया है। जब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक QR कोड की मदद से अब महज कुछ ही सेकेंड में असली नकली दवा की पहचान आसानी से हो जाएगी। मतलब यह है कि कस्टमर अपने मोबाइल से दवा पर मौजूद QR कोड को स्कैन करके नकली या फिर असली के बारे में पता लगा सकेंगे। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नया नियम 1 जनवरी 2023 से लागू होगा। मतलब यह है कि 1 जनवरी 2023 से API में QR कोड लगाना अनिवार्य हो जाएगा। API में QR कोड लगाने से इस बात का भी पता लगाया जा सकेगा कि दवा को बनाने में कहीं फॉर्मूले में तो कोई छेड़खानी तो नहीं की गई है, या साथ ही कच्चा माल कहां से आया है, ये प्रोडक्ट कहां जा रहा है, इसकी भी जानकारी मिल सकेगी। आपको बता दें कि गुणवत्ता से हल्की क्वालिटी, नकली या फिर खराब API से बनी दवाओं का मरीज को फायदा नहीं मिलता है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में फिलहाल ठंड का सितम जारी रहेगा। हफ्ते भर से कनकनी और कोल्ड डे झेल रहे जिलों में अब बारिश के आसार दिख रहे हैं। जब शुक्रवार को सुबह राजधानी पटना को कुहासे से अपने आगोश में ले लिया है, जब पूरे शहर में कोहरा नजर आ रहा है। शनिवार की सुबह राजधानी पटना समेत सीमांचल मिथिलांचल में कुहासे अपने आगोश में ले रखा है। पूरे क्षेत्र में कुहासा नजर आ रहा है। कुहासे के कारण विजिबिलिटी काफी कम है, तो वहीं गाड़ी चालकों को हेडलाइट ऑन करके गाड़ी चलाना पड़ता है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करके 21, 22, 23 और 24 जनवरी को कई जिलों में बारिश में गर्जन और ओलावृष्टि की आशंका जताई है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले 3 से 4 दिनों तक लोगों को ठंड से कोई भी निजात, कोई भी राहत नहीं मिलने वाली है और लोगों को फिलहाल ठंड झेलनी पड़ सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान में बताया गया है कि आज शनिवार को पटना समेत बिहार के कई हिस्सों में बारिश और ओला गिरने की संभावना है। दरअसल मध्य प्रदेश और उसके आसपास इलाकों में साइक्लोनिक इफेक्ट का क्षेत्र बना हुआ है। इस कारण अगले 2 दिनों में उत्तर पश्चिम और फिर दक्षिण पश्चिम के इलाकों में मेघ गर्जन के साथ बारिश और ओलावृष्टि के आसार हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है और 22-23 जनवरी को यानी कि आज और कल लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने को कहा है। आज 22 जनवरी को बिहार के 11 जिलों में आंशिक बारिश का अलर्ट है। इन जिलों में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज, बक्सर, आरा, अरवल, रोहतास, भभुआ और औरंगाबाद में हल्की बारिश होने की संभावना है। कल 23 जनवरी को पटना समेत पूरे बिहार में ज्यादातर हिस्सों में गरज के साथ बारिश होने का पूर्वानुमान है। इन सभी जिलों में ओला गिरने के साथ बिजली गिरने की भी अलर्ट है। 24 जनवरी को मध्य बिहार और पश्चिमी बिहार में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। 25 जनवरी से मौसम के साफ होने के आसार हैं। हालांकि उसके बाद भी ठंड की स्थिति बिहार में बनी रहेगी। दोस्तों, बात करते हैं कि अगर आप कार चलाते समय फ़ोन पर बात करना चाहते हैं लेकिन चालान कटने के डर से नहीं करते हैं, तो फिर आपको बता दें कि एक तरीका है जिससे आप फ़ोन पर बात कर सकते हैं और चालान भी नहीं कटेगा। और अगर ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट देती है तो फिर इस स्थिति में आप उसे कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। ये उन लोगों के लिए राहत की बात है जो तमाम ज़रूरी कारणों के चलते कार चलाते वक्त फ़ोन पर बात करते हैं। ट्रैफिक नियमों के अनुसार हैंड फ्री कम्युनिकेशन फीचर के माध्यम से मोबाइल पर बात करना दंडनीय अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि यदि कोई कार चलाते समय हैंड फ्री कम्युनिकेशन फीचर के माध्यम से मोबाइल पर बात कर रहा है तो फिर ये दंडात्मक कार्रवाई के अंतर्गत नहीं आएगा। अब से ड्राइवर को इसके लिए कोई भी जुर्माना नहीं देना होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर इन दिनों एक सब्जी बेचने वाले बंदर का वीडियो काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। दरअसल फुटपाथ पर लगी सब्जी की दुकान पर जब लोगों ने बंदर को देखा तो फिर चौंक गए। इस वीडियो को देखकर पहली नजर में आपको भी लगेगा कि बंदर ही सब्जी बेच रहा है। वायरल हुआ यह वीडियो मध्य प्रदेश के सिवनी जिले का बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बंदर दुकानदार के जाने के बाद खुद सब्जी की दुकान पर बैठ गया। इस नजारे को जिसने भी देखा हैरान रह गया। वायरल हो रहे वीडियो में आप भी देख सकते हैं कि बंदर दुकान पर बड़े आराम से बैठा हुआ है और सब्जियों को खा रहा है। आपको बता दें कि दुकानदार थोड़ी देर के लिए कहीं चला गया था। इसी का मौका उठा करके बंदर उसकी जगह गल्ले पर बैठ गया, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे सब्जी की दुकान बंदर ही चला रहा हो। इस बीच मौके पर मौजूद किसी शख्स ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। यह वीडियो सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर काफी तेजी के साथ शेयर किया जा रहा है। चाहे तो आप भी शेयर कर सकते हैं। लोग भी दिल खोलकर इस पर कमेंट कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं।
दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।